हेलो गाइस। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ओस्मोलैरिटी का फिनोमेना समझेंगे। इसमें समझेंगे कि ओस्मोलैरिटी के क्या यूजेस हैं, मेडिकोलॉजी में क्या क्या यूजेस रहते हैं और ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज़फुल है, किस किस ट्रीटमेंट में ये कैसे यूज़फुल है, शॉक मैनेजमेंट में ये कैसे यूज़फुल है। और हम समझेंगे कि इसकी हेल्प से हम कौन सा फ्लूइड कब देना है और क्यों देना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और ओस्मोल्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे ओस्मोल्स, और यूरिया, एल्बुमिन, ये सारे ओस्मोल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओस्मोलैरिटी क्या है। तो ओस्मोलैरिटी इज़ अ कॉन्सनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम, उनकी जो पार्टिकल्स की कॉन्सनट्रेशन कितनी है डिज़ोल्व इन ए सॉल्यूशन एज पर लीटर, यानी एक लीटर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो कहलाएगी ओस्मोलैरिटी। अगर जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की क्वांटिटी होगी पर लीटर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, तो उतना ही उसकी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे समझ लेते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक लीटर में कितनी सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ज़्यादा ही उसकी ओस्मोलैरिटी होगी। तो ओस्मोलैरिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ओस्मोलैरिटी के यूजेस समझ लेते हैं। तो ओस्मोलैरिटी इज़ अ यूजफुल इन मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़ एंड शॉक मैनेजमेंट। तो इस जो ट्रीटमेंट्स हैं इनमें ज़्यादा यूज़फुल है ओस्मोलैरिटी। तो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ओस्मोलैरिटी काम कैसे करती है। यानी हम समझ लेते हैं ये जो कंपार्टमेंट है इसमें हमने लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड डाला है और बी कंपार्टमेंट में हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लूइड डाला है। तो बी कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है वो ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाली हुई है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ओनली वाटर को अलाउ करती है पास करने के लिए। तो सोडियम की जो गुणधर्म होता है, सोडियम का जो काम होता है वो पानी को खींचने का होता है। यानी कोई भी ऑस्मोल होता है जहाँ पे जो जिस फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लूइड ऑलवेज हायर कॉन्सेंट्रेशन में ही शिफ्ट होगा। तो जो ऑस्मोल्स हैं वो ऑस्मोल्स होते हैं, क्लोराइड है, सोडियम है, ग्लूकोज है, यूरिया है। ये जो ऑस्मोल्स हैं ये डिफ़ाइन करते हैं फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी को। जितनी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी होगी। तो फ्लूइड ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन से बी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो टॉनिसिटी अब समझते हैं। टॉनिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच दो फ्लूइड हमने रखे हुए हैं, उनके अक्रॉस जो ग्रेडियंट बनता है उसे कहते हैं टॉनिसिटी। टॉनिसिटी यानी टू डिफरेंट फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टॉनिसिटी। यानी दो फ्लूइड के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है उसे कहते हैं हम टॉनिसिटी। तो टॉनिसिटी इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड टॉनिसिटी, यानी कंपैरिजन ऑफ टू आइडियल फ्लूइड्स इज कॉल्ड टॉनिसिटी। टॉनिसिटी। तो अब समझते हैं कि हाइपोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड यानी फ्लूइड ओस्मोलैरिटी अगर लेस देन है प्लाज्मा से, तो फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी को हम किस बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। तो फ्लूइड की जो ओस्मोलैरिटी है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी के बेसिस पर। जैसे कि हमने समझा कि प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी 285 से 295 होती है। तो अगर जो फ्लूइड 285 से कम है जिसकी ओस्मोलैरिटी वो हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा, और जिसकी ओस्मोलैरिटी 295 से ज़्यादा है वो एक हाइपरटोनिक फ्लूइड होगा। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड्स हैं जिनकी ओस्मोलैरिटी 285 से कम है। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड हैं, एग्जाम्पल में आइसोलाइट पी है, D5% है, ये सब जो है एग्जाम्पल में एक हाइपोटोनिक फ्लूइड हैं। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड भी समझते हैं। फ्लूइड ओस्मोलैरिटी मोर देन है प्लाज्मा से, अगर प्लाज्मा से फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो वो कहलाएंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड। एग्जाम्पल में है 3% NH, D5% और मैनिटोल। D5% एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है, लेकिन ये वर्क करे हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह, क्योंकि जो ग्लूकोज है अब जैसे ही बेन में जाता है वो
उसको सेल कंज्यूम कर लेता है और सेल से वो इंसुलिन की वजह से वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है इंसुलिन की वजह से। तो वो एक हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह ही काम करता है। जो मेन डिटर्मिनेंट है ऑस्मोलैरिटी का वो सोडियम ही है। तो फ्लूइड हम समझते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड कौन से होते हैं। तो फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इक्वल है प्लाज्मा के। जिस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इक्वल है यानी बराबर है प्लाज्मा के, वो कहलाते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। एग्जांपल में है 0.9% NS और रिंगल लैक्टेट यानी RL। अब समझ लेते हैं कि सेल में ऑस्मोलैरिटी कैसे काम करती है। तो हम समझते हैं कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर का स्पेस होता है हम उसे कहते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस, और जो ब्लड वेसल्स के और सेल के बीच का स्पेस होता है उसे कहते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो सेल के अंदर का स्पेस होता है उसे कहते हैं हम इंट्रासेल्युलर स्पेस, और जो सेल के बाहर का स्पेस होता है उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। तो अब सम ब्लड ऑस्मोल समझते हैं। सम ब्लड ऑस्मोल्स लाइक सोडियम, ग्लूकोज, एल्बुमिन, ये इफ़ेक्टिव ऑस्मोल हैं, यानी कि जो इनका जो इफ़ेक्ट है अगर बॉडी में कम होते हैं या बढ़ते हैं तो बॉडी पे तुरंत हमें देखने मिलेगा। और ये जो है बीपी को बढ़ा सकते हैं, बीपी को कम कर सकते हैं। अगर ये कम होते हैं तो बीपी को बढ़ा सकते हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो बीपी को बढ़ा सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव ऑस्मोल्स हैं। इन इफ़ेक्टिव ऑस्मोल में यूरिया आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम, ये इन इफ़ेक्टिव ऑस्मोल्स हैं। इनका बॉडी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इन्हें हम इनइफेक्टिव ऑस्मोल कहते हैं क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अब समझ लेते हैं कि जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट हैं यानी डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, उनको पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा क्यों होता है। कि जैसे हम समझ लेते हैं कि अगर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है तो वेन का जो सेलुलर फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है, और इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जब फ्लूइड शिफ्ट होता है तो इंट्रावेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो किडनी है बहुत ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो इस वजह से जो पेशेंट का जो यूरिन है वो आउटपुट बढ़ जाता है फ्लूइड का जो है वेन में ज़्यादा होने के कारण। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉज डिहाइड्रेशन, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन होगा तो पेशेंट कॉज करेगा डिहाइड्रेशन, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सम कंपोनेंट्स इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे हम समझ चुके हैं सोडियम है, ग्लूकोज है, मैनिटॉल है, ग्लिसरीन है, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाते हैं। और कुछ कॉलॉइड्स हैं जैसे हिमोक्सिल है, एल्बुमिन है, ये कॉलॉइड्स भी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं। लेकिन हमको कॉलॉइड्स को अवॉइड करना है। अगर हमने जैसे कि समझा कि कोई बर्निंग का पेशेंट हमारे पास आ जाता है, जला हुआ पेशेंट है, तो हमने उसको कॉलॉइड्स नहीं देने हैं। अगर हमने एक्सीडेंटल केसेस में, बर्निंग के केसेस में बहुत ज़्यादा कॉलॉइड्स दिए तो हम समझते हैं कि उसको इंट्रासेलुलर भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और हमने इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन में अगर कॉलॉइड्स दिए तो इंट्रासेलुलर जो है डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंट्रावेस्कुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो इंट्रासेलुलर स्पेस से जो बचा हुआ फ्लूइड है वो भी इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, और जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो और बढ़ जाएगी, और सेल की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, और सेल जो है श्रिंकेज हो जाएगा और सेल डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। तो अब समझते हैं कि बॉडी पे ऑस्मोलैरिटी कैसे काम करती है, हाउ टू वर्क ऑस्मोलैरिटी इन दी बॉडी। तो हम समझ लेते हैं कि एक हाइपोनाइट्रीमिया का पेशेंट है हमारे पास। तो हाइपोनाइट्रीमिया के पेशेंट में वाटर मूव करेगा ब्लड वेसल से सेल की तरफ। क्यों कि अगर यहाँ पे सोडियम कम है, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोडियम कम हो गया और सेल का सोडियम जितना है उतना ही है, मतलब यहाँ का ब्लड वेसल्स का सोडियम 200 हो गया और सेल का जो सोडियम है वो 285 है, यानी हाइपोनाइट्रीमिया में पेशेंट चला गया है, तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेल्युलर स्पेस में। तो वाटर मूव इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू इंट्रासेल्युलर स्पेस, इट कॉज सेल एडिमा, और ये कॉज करेगा सेल एडिमा। इसी तरह से हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास हाइपरनाइट्रीमिया का पेशेंट आया तो हाइपरनाइट्रीमिया के पेशेंट में क्या देखने मिलेगा, वाटर मूव कर जाएगा टू ब्लड वेसल्स,
सेल टू ब्लड वेसल्स, वाटर मूव कर जाएगा सेल से ब्लड वेसल्स की तरफ, तो ये कॉज करेगा सेल श्रिंकेज। वाटर मूव इंट्रासेल्युलर स्पेस टू इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इट कॉज सेल श्रिंकेज। हाइपरनाइट्रीमिया में क्या होगा, सेल की तरफ से फ्लूड इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और इंट्रावेस्कुलर स्पेस का जो फ्लूड है वो बढ़ जाएगा और इंट्रासेलुलर स्पेस का जो है फ्लूड कम हो जाएगा, तो सेल श्रिंकेज हो जाएगा। अगर सेल श्रिंकेज होता है तो ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, सेल के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट को कन्वर्जन आ सकता है। और हाइपोनाइट्रीमिया में या सेल एडीमा हो जाता है, और सेल एडीमा होने के कारण जो ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, आईसीपी बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर बंद होता है और उसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो ऊपर से जब क्रेनियम से बंद है और नीचे से जब फ्लूइड में सेल में एडीमा हुआ है ब्रेन के, तो सेल का जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है वो ब्रेन का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे। पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, पेशेंट को कन्वर्जन आ सकते हैं और पेशेंट ब्रीथ होल्ड कर सकता है, यानी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से बॉडी पे काम करती है। अगर हमारे पास क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया का पेशेंट आया, यानी क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया का मतलब है कि उसको लॉन्ग टाइम से हाइपरनाइट्रीमिया है, यानी पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से सोडियम बढ़ा हुआ है, तो सोडियम करेक्शन शुड बी डन वेरी स्लोली इन ऑफ क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया। अगर क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका करेक्शन जो है हमको बहुत स्लो करना है, क्योंकि अगर हमने एकदम से उसका जो करेक्शन कर दिया तो फ्लूइड क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। नॉट मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन 24 आवर, यानी पूरे 24 घंटे में 12 मिली इक्विवेलेंट से हमको ज़्यादा जो है कम या ज़्यादा नहीं जो है फ्लूइड को हाइपरनाइट्रीमिया को करेक्ट नहीं करना है या ज़्यादा कम नहीं करना है। और अगर पर हावर से समझेंगे तो 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर हावर से ज़्यादा हमको सोडियम का करेक्शन नहीं करना है, कम नहीं करना है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी अगर उसका ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, सोडियम भी बढ़ा हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन शुड राइज स्लोली, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस। तो ग्लूकोज लेवल को भी बहुत ही स्लोली रिड्यूस करना है और हमको उसके साथ साथ उसकी सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चलना है। तो मेन टॉपिक में हम समझते हैं कि मेन जो हमारा मोटिव है कि जो भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है या हमारे पास हाइपरनाइट्रीमिया का जो पेशेंट है उसका जो करेक्शन हमको करना है वो बहुत स्लोली करना है, एकदम से हमको सोडियम हाइपरनाइट्रीमिया का करेक्शन जो है नहीं करना है। तो यूज़ आइसोटोनिक फ्लूइड, अवॉइड रैपिड फॉल इन ग्लूकोज लेवल। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अदर इट में कॉज सेरिब्रल एडीमा, और अगर हमने हाइपरनाइट्रीमिया को तुरंत के तुरंत करेक्ट कर दिया तो पेशेंट के सेल का एडीमा बढ़ जाएगा और क्रेनियल एडीमा बढ़ जाएगा, पेशेंट को आईसीपी बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ब्रेन का बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ट्रीटमेंट इन डोंट यूज़ हाइपोटोनिक फ्लूइड, हमको हाइपोटोनिक फ्लूइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हमको आइसोटोनिक फ्लूइड ही यूज़ करना है। और इस चीज़ का हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और जैसे हमने समझा था कि क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया में हमको सोडियम का करेक्शन बहुत स्लोली करना है, वो क्यों करना है कि बॉडी कुछ आइडियोपैथिक ऑस्मोल जनरेट कर लेती है अगर क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया बहुत लंबे टाइम तक रहता है। क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो बॉडी कुछ आइडियोपैथिक ऑस्मोल जनरेट कर लेते हैं सेल, जो प्लाज्मा की जो सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करे, यानी सेल के अंदर का फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट ना हो। उसके लिए बॉडी क्या है, जो सेल हैं हमारे कुछ आइडियोपैथिक ऑस्मोल जनरेट कर लेते हैं। तो इसलिए हमको जो सोडियम का करेक्शन है वो एकदम से नहीं करना है। Osmoles are generated inside cell in case of chronic hypernatremia to avoid shrinkage of cell and cell due shifting of fluid।
hypotonic fluid shift from intravascular space to intracellular space, does not increase avoid BP। ये BP को नहीं बढ़ाएगा। और hypotonic fluid in treatment of shock, hypotonic fluid हमको शॉक में यूज़ नहीं करना है, does not use in hypotonic fluid use in shock management। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस गिव ओनली हाइपरटोनिक फ्लूइड और आइसोटोनिक फ्लूइड। यानी अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है हमारे पास तो हमको हाइपरटोनिक फ्लूइड यूज़ करना है या फिर आइसोटोनिक, हमको हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज़ नहीं करना है। क्रिस्टलॉइड्स समझ लेते हैं कि क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं। ए सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व फ्रॉम ए ट्रू सॉल्यूशन इज एबल टू पास थ्रू इट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिज़ोल्व किए जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ओस्मोल्स हैं और क्रिस्टलॉइड्स हैं, और जो पास करते हैं सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ओस्मोल्स होते हैं इन्हें क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। क्रिस्टलॉइड्स एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, DNS, रिंगल लैक्टेट, इन सब में क्रिस्टलॉइड मिलते हैं हमको, ये क्रिस्टलॉइड फ्लूइड हैं। तो कॉलॉइड समझ लेते हैं। कॉलॉइड्स ए होमोजेनियस सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद देयर इनएबिलिटी पास थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी हम समझते हैं कि ये एक होमोजेनियस मिक्सर होता है सब्सटेंस का, और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इन्हें कॉलॉइड्स कहते हैं। नेवर यूज़ कॉलॉइड एज ए फ्लूइड डिहाइड्रेशन। जैसे कि हमने समझा कि फ्लूइड के जो डिहाइड्रेशन हुआ है, पेशेंट को डायरिया हुआ है या फिर वॉमिटिंग हुआ है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या डिजीज़ हैं, इनमें हमको कॉलॉइड्स का यूज़ नहीं करना है, और मोस्टली डिहाइड्रेशन के केस में हमको कॉलॉइड्स को अवॉइड करना है। ग्लूकोज लेवल मोर देन 180, अगर ग्लूकोज का लेवल मोर देन 180 है तो पेशेंट को ग्लूकोसूरिया हो सकता है, और वाटर अलोंग विद कॉज पॉलीयूरिया। अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 180 से ज़्यादा है या 180 है तो पेशेंट को जो है पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने मिलेगी, क्योंकि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा, तो जो ग्लूकोज अगर ब्लड वेसल्स में आता है तो बहुत सारा वाटर भी लेके आएगा, तो पेशेंट का जो है यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा और इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन पेशेंट को देखने मिल सकता है। अब समझते हैं कि ओस्मोलैरिटी कैसे काम करती है GIT में। जैसे हमने पेशेंट को द एफिशिएंसी ऑफ ORS बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ glucose to stimulate sodium and fluid absorption in the small intestine is cycle AMP independent process। AMP independent process जैसे हम समझते हैं कि हमने पेशेंट को ORS दिया, तो हम ORS अगर हम देते हैं पेशेंट को, तो उसका जब जैसे कि ग्लूकोज है, सोडियम है, उसमें जैसे ही वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगा तो वो बहुत ज़्यादा सोडियम अब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा, तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा वाटर को भी अब्जॉर्ब करेगा। तो जो पेशेंट का डिहाइड्रेशन है वो करेक्ट होगा इन सिंपल पैथवे में। तो इस तरह से ये काम करता है। और हमको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी ORS को, जैसे हमने देखा है कि 1 लीटर के डिज़ोल्व करने वाले पाउच आते हैं, तो हमको 1 लीटर में ही अब्जॉर्ब करना है, उसको कम में अब्जॉर्ब नहीं करना है। अगर उसको हम 1 लीटर से कम में अब्जॉर्ब करते हैं तो वो फिर बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो फिर डिहाइड्रेशन ही कॉज करेगा, वो हाइड्रेशन पेशेंट को कॉज नहीं करेगा। तो उस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमको हमेशा 1 लीटर वाला जो पैकेट आता है वो 1 लीटर में ही घोलना है, उससे कम में नहीं घोलना है। तो इस तरह से हमको यूज़ करना है ORS का। ओस्मोलैरिटी कैसे वर्क करती है लंग्स पर, लंग्स में कैसे काम करेगी। जैसे कोई पेशेंट साल्ट वाटर में डूबा, यानी समंदर के पानी में अगर कोई पेशेंट डूब जाता है तो सॉल्ट वाटर ड्रॉइंग कॉज पल्मोनरी एडिमा और हाइपर नाइट्रीमिया कॉज होगी, उसे पल्मोनरी एडिमा कॉज होगा और हाइपर नाइट्रीमिया कॉज होगा। जैसे कि हमने समझा कि कोई पेशेंट सॉल्ट वाटर में ड्रॉ किया यानी डूब गया,
तो यहाँ पे जो लंग्स हैं उसके उसके लंग्स में पानी भर जाएगा सोडियम वाला। और हम समझते हैं कि हमारे जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी वो कम है, तो ब्लड की अगर ओस्मोलैरिटी कम है और यहाँ की इस फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्लूइड लंग्स में शिफ्ट हो जाएगा, तो पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन भी देखने मिलेगा। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है और इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलना है। तो वाटर मूव टू लंग, तो वाटर मूव इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू इंट्रासेल्युलर स्पेस, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अगर पेशेंट मान लीजिए फ्रेश वाटर में डूब जाता है, कोई पेशेंट फ्रेश वाटर में डूबा, फ्रेश वाटर ड्रॉइंग कॉज हाइपोनाइट्रीमिया एंड कॉज फ्लूइड ओवरलोड, यानी पेशेंट कोई हाइपोटोनिक फ्लूइड में डूबता है या फिर फ्रेश वाटर में डूबता है तो पेशेंट के अंदर जो है हाइपोनाइट्रीमिया देखने मिलेगा और फ्लूइड का ओवरलोड। जैसे कि हमने समझा कि यहाँ पे सोडियम की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है और यहाँ पे सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो फ्लूइड है वो लंग्स से शिफ्ट हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में और फ्लूइड पेशेंट का ओवरलोड हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया कॉज होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे पानी शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो सोडियम की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फ्लूइड कम हो जाएगी, तो पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया कॉज होगा और सेल एडिमा कॉज होगा। तो वाटर मूव लंग टू ब्लड वेसल्स, वाटर मूव टू, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो सम हाइपरटोनिक ऑस्मोल समझते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन और सोडियम 3% NS, ये सब हाइपरटोनिक फ्लूइड हैं जो हमारी ब्लड की ओस्मोलैरिटी को बढ़ाते हैं। 3% NS के यूजेस समझ लेते हैं। जैसे 3% NS यूज़ की जाती है एज ए नेबुलाइजेशन में और यूज़ की जाती है बीपी को बढ़ाने में, और इसको ऑलवेज़ वाटर में ही डिज़ोल्व करके हमको देना है क्योंकि ये हाइपरटोनिक फ्लूइड है तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज कर सकती है। और अगर ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस से यानी वेन से एक्स्ट्रा विजिट हो गया तो वहाँ पे फिर उस सेल को डैमेज करेगा, तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड कैन कॉज स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, हाइपोटोनिक अगर फ्लूइड हमने दिया है तो स्वेलिंग करेगा आरबीसी को एंड कॉज करेगा रप्चर करेगा आरबीसी को एंड रिलीज करेगा इंट्रासेल्युलर पोटेशियम और कॉज हो जाएगा पेशेंट को हाइपरकैलेमिया। ये अभी हम समझेंगे। और हाइपरटोनिक फ्लूइड कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल कॉजिंग श्रिंकेज ऑफ सेल। तो जैसे कि हम समझते हैं कि ब्लड वेसल के जो सेल होते हैं जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो इन पे ओस्मोलैरिटी कैसे काम करेगी। तो जैसे समझते हैं कि यहाँ की अगर हमारा 285 है यहाँ की ओस्मोलैरिटी और यहाँ की ओस्मोलैरिटी 300 हो जाती है, 400 हो जाती है, तो ये जो है फ्लूइड जो हमारे डब्ल्यूबीसी का फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में और सेल श्रिंकेज हो जाएगा और सेल के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ये सारे सेल्स में काम करेगा। और अगर मान लीजिए हमारे इंट्रावेस्कुलर स्पेस की ओस्मोलैरिटी कम हो गई और डब्ल्यूबीसी आरबीसी है इनकी ओस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लूइड डब्ल्यूबीसी आरबीसी पीआर इनमें शिफ्ट हो जाएगा। पीआरबीसी जो आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे उनमें शिफ्ट हो जाएगा और सेल का साइज बढ़ जाएगा और सेल का साइज बढ़ते बढ़ते सेल फट जाएगा। अगर सेल फटेगा तो बहुत सारा पोटेशियम रिलीज़ होगा तो पेशेंट को हाइपर कैलीमिया कॉज हो सकता है। यही हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।